नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जीके की एक और मज़ेदार वीडियो में। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ये इनकी जल्दी में मैं आज हिंदी करना भूल गया हूं क्योंकि मैं अभी ये दिवाली की सफाई में बिजी चल रहा हूं, तो इसलिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय कालिदास, यानी इनमें से कौन सी कालिदास के द्वारा लिखी नहीं गई है। रघुवंशम है, मेघदूत है, कुमार संभवम है या रत्नावली है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, रत्नावली। ये जो रत्नावली है ये लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन ने इसके अलावा दो किताब और लिखी हैं, एक प्रियदर्शिका और एक है नागनंदा। और ये जो कालिदास हैं ये थे चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट में। चंद्रगुप्त सेकंड। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने और कौन कौन सी किताब लिखी थी। एक तो ये रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, ये तो है ही। इनके अलावा इसने लिखी थी ऋतु सागर, अभिज्ञान शकुंतलम, एक है मालवक्कनी मित्र, ये लिखे थे इसने। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारत सेवा समाज, यानी इनमें से किसने भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इन्होंने की थी 1905 में। और जो महात्मा गांधी हैं वो इन्हें अपना गुरु मानते थे। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पहला भारतीय था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बना था। सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सी आर दास या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। ये बने थे 1925 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या सूर्य सेन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सूर्य सेन। और ये जो आर्मी है ये फेमस है चिटागोंग आर्मरी रेड के। आर्मरी रेड 1930। और जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है वो फाउंड की थी ये रास बिहारी बोस और मोहन सिंह। मोहन सिंह, रास बिहारी बोस। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। वो ए ओ ह्यूम थे, एनी बेसेंट थी, जॉर्ज यूल थे या लॉर्ड डफरिन थे। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जॉर्ज यूल। ये बने थे 1888 में इलाहाबाद सेशन में। ये डफरिन तो वो जिनके समय में कांग्रेस बनी थी, और एनी बेसेंट फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी।
और ए.ओ. ह्यूम ये वो है जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी। तो मतलब लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी, ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी, और जो इसके पहले अंग्रेज वो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल, और जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट। और वैसे देखा जाए जो इसके पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बनी थी 1985 में। और जो इसका पहला सेशन था ये हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स, यानी कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है या त्रिपुरा है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ये मैप है और इसमें ये त्रिपुरा है, ये इस साइड से, ये सामने से और ये नीचे से बांग्लादेश से घिरा है। और जो नागालैंड और मणिपुर है इनकी बॉर्डर लगती है म्यांमार से, ना कि बांग्लादेश से। और मेघालय ये रहा। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम फर्स्ट इन क्रोनोलॉजी, यानी इनमें से कौन सा घटनाक्रम सबसे पहले हुआ था? सांथल रिबेलियन, सिपोय म्यूटनी, डेक्कन राइट्स या इंडिगो रिवोल्ट? ये इंडिगो आएगा, INDIGO। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सांथल रिबेलियन। ये हुआ था 1856 में। और जो स्पाई म्यूटनी है ये हुई थी 1857 में। फिर उसके बाद हुआ था डेक्कन ये इंडिगो रिवोल्ट, ये हुआ था 1860 में। और जो डेक्कन राइट्स हैं ये हुए थे 1875 में। तो अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, परमेश्वरन अय्यर या अमित शाह? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अब प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो इस वजह से ये हुए नीति आयोग के चेयरमैन। और जो परमेश्वरन अय्यर है ये है CEO नीति आयोग के, ये अभी अभी बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है अमिताभ कांत को। तो अगला क्वेश्चन, विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड एट, यानी विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटका में। ये कर्नाटका का एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल लिख लीजिए, वो है होसलेश्वर। होसलेश्वर टेम्पल। ये आप ये तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल देख लीजिए। तमिलनाडु में एक तो तट मंदिर, रामेश्वरम, मीनाक्षी टेम्पल, वृद्धेश्वर, वृद्धेश्वर टेम्पल, नटराज टेम्पल, एक है कांचीपुरम। ये जितने मंदिर लिखवाए ये है तमिलनाडु में। और ये आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट है वो है वेंकटेश्वर टेम्पल। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी इनमें से कौन सा पहला है कि जिसने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की शुरुआत की थी? रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स एक्स आएगा, वेलेस्ली या डलहौजी?
तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डुप्लेक्स। और अगर देखा जाए कि पहले ब्रिटिशर कौन है जिसने सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की, तो वो थे वेलेस्ली। ये डेलहौजी हैं, इन्होंने की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? वेरन हेस्टिंग ने, सर विलियम जोन्स ने, जोनाथन डंकन ने या विल्किंसन ने? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। और इन्होंने की थी 1784 में। ये जो वेरन हेस्टिंग है इन्होंने स्टार्ट किया था कलकत्ता मदरसा। सेवनटीन 1881 में। और जो जोनाथन डंकन है इन्होंने शुरू किया था संस्कृत कॉलेज ऑफ इंडिया। एट बनारस। और ये इन्होंने किया था 1792 में। और जो विल्किंसन है ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके मेंबर थे। और इन्होंने किया था जो भगवत गीता है उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1784 में। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ, यानी कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश या एनी बेसेंट? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। जो बाल गंगाधर तिलक है इनके न्यूज़पेपर का नाम है, एक तो केसरी और एक है मराठा। और जो मोतीलाल घोष है इन्होंने, और एक शिशिर कुमार घोष, इन्होंने शुरू किया था अमृत बाजार पत्रिका। और जो सोम प्रकाश है ये तो खुद ही न्यूज़पेपर है और ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं इन्होंने जो विडो रीमैरिज है उसे लीगलाइज करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड इल्बर्ट बिल इन 1883, यानी इनमें से इल्बर्ट बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मायो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड डफरिन ने? तो जो इसका सही जवाब है वो हो ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन ने। ये मैंने पहले बताया भी हुआ है कि क्या हुआ था एक्चुअली में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूंगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। इंडिया में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ये मैं बता देता हूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मिनिमम सीट्स वो होनी चाहिए 40, और जो मैक्सिमम सीट्स है ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली की है उससे उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट ग्रेटर देन 1/3 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो इलेक्शन होगा उसमें जो 5, 6 हैं ये तो होंगे
इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो इसके 1/6 मेंबर हैं ये नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया भी था जिसमें पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कितने, तो वो थे 1/6। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी इनमें से कौन सा कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है? सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है वो बताना है हमें। ये ऑप्शन ए है 500 और 50, यानी मैक्सिमम 500 और मिनिमम 50। ऑप्शन बी 660, ऑप्शन सी 560, या ऑप्शन डी 650 और 70। तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 500 और 60। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, यह आया था CAPF के 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि लोकसभा असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, तो ये था उसका आंसर 500। अगला क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड एट द डिस्पोजल ऑफ, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का उसमें से पैसा कौन निकाल सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। जो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये आता है आर्टिकल 266 में, और इसमें जो हम ये टैक्स वगैरह देते हैं, जो सरकार लोन्स लेती है, वो इसी में ही जमा होते हैं। और अगर इसमें से पैसे निकालने हैं तो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है। जैसे जो बजट आता है तो वो यही है कि हमें इस चीज़ में इतना इतना खर्चा चाहिए, तो उस पर पार्लियामेंट अपना अप्रूवल देती है कि हाँ ठीक है। और जो आर्टिकल 266 है इसमें एक और फंड है जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो ये प्रोविडेंट फंड है, जो सेविंग बैंक्स के डिपॉजिट हैं, ये सब चीज़ें जमा होती हैं। और ये किसके डिस्पोजल पे होता है? ये होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे कोई ये डिपार्टमेंट्स है सरकार के अलग अलग, या अलग अलग मंत्रालय भी लगा ले, तो उनका खुद का बैंक अकाउंट होता है, जो उसमें पैसा है वो इसमें आएगा। और एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये होता है आर्टिकल 267 में। ये जितने भी मैंने बताए हैं, ये जो ऊपर, चाहे वो पब्लिक अकाउंट फंड हो, कंसोलिडेटेड फंड हो, या ये कंटिजेंसी फंड हो, ये इंडिया के तो हैं, साथ ही साथ ये स्टेट के भी होते हैं। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ये होता है एट डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें 500 करोड़ रुपए होते हैं। अगर कोई आपदा आ जाती है तो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से मतलब साइन करके पैसे निकाल के दे सकता है। और फिर बाद में जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जो ये खर्चा होता है ये रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने, वहाँ पे इस पे वोटिंग होती है। और अगर बिल वो पास हो जाता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने पैसे यहाँ पे निकाले गए होते हैं उन्हें निकाल के इसमें डाल दिया जाता है। और इस फंड को संभालता कौन है? वो है फाइनेंस सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी अवधि कितनी होती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1 साल। इस जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें होते हैं टोटल 22 मेंबर्स, जिसमें से
15 होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, और जो 7 होते हैं ये होते हैं राज्यसभा के। और जो इसका चेयरमैन है वो अपॉइंट होता है स्पीकर के द्वारा। और इसमें जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर नहीं बन सकते, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी काम क्या करती है? ये करती है जो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ये, और जो ये रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, जैसे कैग अपनी रिपोर्ट भेजता है ऑडिट की, तो उन्हें एग्जामिन करती है कि। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द वर्ड बजट इज डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस अनुच्छेद में जो बजट है वो डिस्क्राइब किया गया है? आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113 या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी अबव। दरअसल जो बजट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। इसकी जगह जिस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं, और ये है आर्टिकल 112 के अंडर। अगला क्वेश्चन, हु समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के हर एक सत्र को कौन बुलाता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही सत्र को बुलाता है, और जब सत्र को ख़त्म करना होता है तो वो भी प्रेसिडेंट के ही द्वारा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। और जो इसकी PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।